अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम अभी जो स्लाइड्स जिनको हम डिस्कस करेंगे वो डिस्टॉर्शन है चैनल नॉन लीनियरिटीज की वजह से जो कॉज होती है या क्रिएट हो जाती है। सो टू अंडरस्टैंड कि डिस्टॉर्शन चैनल नॉन लीनियरिटीज की वजह से कैसे प्रोड्यूस होती है, लेट्स अज्यूम कि एक नॉन लीनियर चैनल है और उसमें इनपुट हमने यानी जो ट्रांसमिट किया है सिग्नल वो जी है और आउटपुट जो रिसीव हुआ है वो वाई है। सो वाई इज अ फंक्शन ऑफ जी, यानी जो आउटपुट जो रिसीव हो रहा है वो फंक्शन ऑफ जी है जो हमने इनपुट दिया था, लेकिन लीनियरली आपस में रिलेटेड नहीं है दोनों, आउटपुट एंड इनपुट। सो अगर हम मैक्लॉरन सीरीज से रिप्रेजेंट करें आउटपुट को, जिसमें आउटपुट इज सम ऑफ मल्टीपल सम ऑफ टर्म्स, नॉन लीनियर टर्म्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इनपुट, उसके सम के तौर पर रिप्रेजेंट करें तो एक नॉन लीनियर चैनल रिप्रेजेंट हो सकता है यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज, जिसमें वाई जब आउटपुट हम रिसीव करेंगे तो उसमें सिग्नल जी भी होगा, उसके अलावा सिग्नल की स्क्वायर टर्म भी होगी, क्यूबिक टर्म भी हो सकती है, सो ऑन मल्टीपल पावर्स की या ऑर्डर की टर्म्स हो सकती हैं, उसमें ऐड हो सकती हैं। सो जब एक सिग्नल के जो आउटपुट सिग्नल है उसमें इनपुट के साथ साथ इनपुट ही के दूसरी टर्म्स भी आ जाएं, स्क्वायर, क्यूबिक एंड सो ऑन, तो रिजल्टेंट आउटपुट जो है उससे इनपुट रिट्रीव करना या इनपुट एक्सट्रैक्ट करना या ट्रांसमिटेड सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये नॉन लीनियर चैनल को रिप्रेजेंट करने की ये इक्वेशन बन जाएगी, y t is equal to these all the sum of all these terms, नॉन लीनियर टर्म्स। उसके अलावा जब नॉन लीनियर चैनल से ट्रांसमिट होता है सिग्नल और रिसीव होता है तो उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो चुकी होती है। कितनी इंक्रीज हो चुकी होती है वो डिपेंड करता है कि जो टर्म्स इस या जो सिग्नल्स इस सम ऑफ सिग्नल्स जो आउटपुट पे हम रिसीव कर रहे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर सिग्नल कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर वाई टी इज सम ऑफ ए नॉट प्लस ए वन जी टी प्लस ए टू जी स्क्वायर टी प्लस ए थ्री जी क्यूब टी, तीन टर्म्स आ रही है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो जो बैंडविड्थ है वो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बैंडविड्थ हो जाएगी। यानी अगर एक्चुअल सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट किया था वो बी बैंडविड्थ, उसकी बी हर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ थी, तो अब जो रिसीव हुआ है उसमें जी की क्यूबिक टर्म भी इंक्लूड हुई हुई है, स्क्वायर टर्म भी, तो हाईएस्ट टर्म जो है उसकी पावर 3 टाइम्स, यानी जो 3 पावर है 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बैंडविड्थ में 3 बी हो जाएगी। तो अगर केथ टर्म इंक्लूडेड है आउटपुट में तो जो रिसीव सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ के बी हो जाएगी। अगर सिर्फ सेकेंड टर्म तक की टर्म्स इंक्लूडेड हैं तो रिसीव सिग्नल की बैंडविड्थ 2 बी हो जाएगी। तो इसलिए आउटपुट जो स्पेक्ट्रम ही स्प्रेड हो जाता है या उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाती है। सो जब हमें क्यूबिक और ये स्क्वायर टर्म्स और फोर्थ पावर की टर्म्स एंड सो ऑन इंक्लूड हो जाती हैं आउटपुट में, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी टर्म्स बेसिकली न्यू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करा रही हैं, इसीलिए बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि जो हम मॉड्यूलेशन करते हैं उसमें आपको पता है हमने जीटी सिग्नल को हम कॉस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जिसमें टाइम डोमेन सिग्नल में जब हम देखते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमें एनवेलप में सिग्नल पता नहीं मिल रहा होता है, जीटी सिग्नल हमें एनवेलप में नजर आ रहा होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के। तो एम सिग्नल सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं नॉन लीनियर लीनियरिटीज की वजह से। जब डिस्टॉर्शन नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मिलती है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेट सिग्नल्स जिनको हमने एम्पलीट्यूड के अंदर मॉड्यूलेट किया हुआ होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। अगर हम मॉड्यूलेशन की कोई और टेक्निक यूज करें, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम, तो उसमें नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन नहीं आती है। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन हमने डिस्कस की है सबसे पहले, जो हमने जिसका टाइम डोमेन सिग्नल और स्पेक्ट्रम भी देखा है और उसकी इक्वेशन बनाई है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल्स इस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन से इफेक्टेड होते हैं। उसके अलावा अगर ये नॉन लीनियरिटीज आती कैसे हैं, उसका रीजन वो एम्पलीफायर्स होते हैं जिनसे सिग्नल पास हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करें, हर 25 किलोमीटर्स के बाद या आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम डिस्टेंस हमने एक एम्पलीफायर्स या टावर्स इंस्टॉल किए हैं, उसमें एम्पलीफायर्स हैं. सो एम्पलीफायर्स बाय नेचर नॉन लीनियर होते हैं जो एम्पलीफाई करते हैं. सो इवन इफ देयर इज अ स्लाइट डिस्टॉर्शन, अगर सिग्नल में हल्की सी वो डिस्टॉर्शन है, लेट्स से ये सारी टर्म्स मौजूद नहीं थी, स्क्वायर, क्यूबिक, और सिर्फ सिग्नल के अंदर एक डीसी लेवल ऐड हो गया है या सिग्नल थोड़ा एम्पलीफाई गेन उसका ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो जब वो एम्पलीफाई होते हैं तो ये थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन भी होती है, ये नॉन लीनियरली एम्पलीफाई होती है. और नॉन लीनियर नेचर की वजह से पता नहीं होता है कि किस प्रोपोर्शन में कौन सी टर्म जो इसमें है, नॉन लीनियर टर्म्स हैं, किस प्रोपोर्शन से पड़ेंगी. ये जो टर्म है सिंगल पावर वाली, ये स्क्वायर तो नहीं हो गई, स्क्वायर टर्म क्यूबिक तो ना हो जाए. सो ये क्यूबिक भी हो सकती है, क्यूबिक ना हो जाए ना, बल्कि क्यूबिक भी हो सकती है, क्यूब भी बन सकती है, स्क्वायर टर्म्स भी आ सकती हैं. वो क्यों होती है? बिकॉज एम्पलीफायर्स, हाई एफिशिएंसी एम्पलीफायर्स, ये गेन एम्पलीफायर्स, ये पावर एम्पलीफायर्स जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, डिस्टेंस ट्रैवलिंग में, जिसमें अटेन्यूएशन भी आ रही होती है, पावर भी लेवल लो हो रहा होता है, उन सब में जो ये एम्पलीफायर्स जो कि इस्तेमाल करने हमारी जरूरत है, उन सब में उन सब की वजह से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आ सकती है, क्योंकि उनका अपना नेचर नॉन लीनियर होता है. गेट्स के थ्रू जब आप सिग्नल्स पास करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यू कैन हैव दीज नॉन लीनियर टर्म्स इंक्लूडेड एट द आउटपुट. ठीक है. सो डिस्टॉर्शन है नॉन चैनल की नॉन लिनियरिटीज की वजह से. नॉन लिनियरिटीज में एक बड़ा कॉज एम्पलीफायर्स खुद है, जो कि हम हाई एफिशिएंसी के लिए लगा रहे होते हैं. सो अब जब स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, कैसे कितना हो गया, पहले बी बैंडविड्थ था, के टाइम्स बैंडविड्थ हो गया. के है पावर ऑफ द टर्म, हाईएस्ट टर्म जो कि इस इक्वेशन में है. सो जब बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नए आ गए. अब नए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ गए तो मीडियम पे अगर और सिग्नल्स भी हैं, अगर और सिग्नल्स भी हैं जिनकी बैंडविड्थ यही है, जो नहीं हमने जो हमारी जो सिग्नल की नई बैंडविड्थ आई है डिस्टॉर्शन के बाद, अगर और सिग्नल्स भी जिनकी यही बैंडविड्थ है, तो क्या होगा? दे विल बी इंटरफेरेंस, बिकॉज जो स्पेक्ट्रम, नया स्पेक्ट्रम हमारे सिग्नल का हो सकता है वो किसी और के साथ मैच कर जाए. सो दे कैन बी इंटरफेरेंस विद अदर सिग्नल्स. सो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से इंटरफेरेंस आती है among signals using different frequency channels. यानी किसी ने कुछ ट्रांसमिट, किसी और चैनल से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ हुआ है, आप अपने चैनल से सिग्नल ट्रांसमिट किया हुआ है, लेकिन ड्यू टू नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन स्पेक्ट्रम चेंज हो गया और वो अब किसी के साथ मैच हो रहा है, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस हो जाएगी दूसरे सिग्नल्स के साथ जो कि और चैनल्स में मौजूद है. इससे पहले जब लीनियर डिस्टॉर्शन पड़ी थी, डिस्टॉर्शन में क्या होता है, लीनियर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, सिग्नल स्प्रेड हो जाता है अपने टाइम के अंदर, थोड़ा अब टाइम ज्यादा ले लेता है ट्रांसमिट होने में और रिसीव होने में. पल्सेस स्प्रेड हो जाती हैं अपने टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम में, उनकी अकरेंस हो रही होती है. उस केस के अंदर सेम चैनल पे, यानी सेम चैनल पे अगर कोई और सिग्नल भी ट्रांसमिट हुआ हुआ है थोड़ी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के साथ, या एक पल्स ट्रांसमिट हुई है, उसके बाद दूसरी पल्स ट्रांसमिट हुई है, तीसरी पल्स ट्रांसमिट हुई है, तो ये सेम चैनल के अंदर सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, उन सब में डिस्टॉर्शन होती है, वो लीनियर डिस्टॉर्शन होती है. और अगर दूसरे किसी चैनल के साथ डिस्टॉर्शन होती है, सॉरी इंटरफेरेंस होती है, तो वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से होती है. लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से सिग्नल अपने ही नेबरिंग सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर करता है, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से सिग्नल दूसरे चैनल में जो ट्रांसमिशन हो रही है जो बिल्कुल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन क्योंकि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ सबकी सेम हो गई है या सिमिलर हो गई है या कुछ कॉमन हो गई है, तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से इंटरफेरेंस हो सकती है अमंग चैनल्स, अमंग सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स. सो इस एग्जांपल में इनपुट सिग्नल है और हमने उसको एक नॉन लीनियर चैनल से पास किया है, तो हमें yt रिसीव हुआ है xt प्लस 0.000158 एक्स स्क्वायर टी. यानी रिसीवर साइड पे जो आउटपुट रिसीव हो रहा है उसमें सिग्नल भी है xt इनपुट और उसका स्क्वायर टर्म भी है. सो इट मींस डिस्टॉर्शन है सिग्नल के अंदर. रिसीवर साइड पे जो आउटपुट रिसीव हुआ है उसमें डिस्टॉर्शन आ गई है और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है. अब क्वेश्चन ये है कि आउटपुट yt मालूम करना है एंड इट्स स्पेक्ट्रम yf, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या इसका स्पेक्ट्रम मालूम करना है y of f if the input signal is xt 2000 sync 2000 pi t. अगर xt सिग्नल 2000 6 2000 pi t है तो आप ये बताएं कि yt सिग्नल क्या होगा और साथ में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या उसका स्पेक्ट्रम भी मालूम करें, और साथ में ये भी बताएं कि जो बैंडविड्थ है आउटपुट सिग्नल की वो ट्वाइस हो गई है इनपुट सिग्नल से.
ड्यू टू दी सिग्नल स्क्वायरिंग, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल का स्क्वायर हुआ है तो इसकी वजह से बैंडविड्थ भी डबल हो जाएगी. सो कैन द सिग्नल xt बी रिकवर्ड विदाउट डिस्टॉर्शन फ्रॉम द आउटपुट yt? ये तो आगे का सवाल है. पहले हम ये देखेंगे कि हम yt को सॉल्व कर लें. yt की इक्वेशन में xt की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2000 सिक 2000 पाई टी. जब xt की जगह ये पुट करेंगे तो जो x स्क्वायर की टर्म है इसमें हम इस xt, ये जो सिंक स्क्वायर वाला जो पूरी टर्म है इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे. सो xt जब हमने पुट किया इस yt की इक्वेशन में तो 2000 सिंक 2000 पाई टी आ गया, प्लस 0.000158 एक्स स्क्वायर टी की जगह हमने इस पूरी 2000 का स्क्वायर कर दिया और सिंक की टर्म का स्क्वायर कर दिया. सो जब आप 2000 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर टी चाहिए और सिंक का स्क्वायर करेंगे तो सिंक का स्क्वायर बन जाएगा सिंक स्क्वायर 2000 पाई टी. और जो ये 2000 का स्क्वायर करेंगे तो एक 2000 एज इट इज छोड़ दें और एक 2000 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें? 0.000158 के साथ. तो जवाब आ जाएगा 0.316. यानी yt को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है? सिंक और सिंक स्क्वायर के फॉर्म में. ये दोनों टर्म्स हमने कहां से लिए? यहाँ पे हमने xt की वैल्यू डाल दी है इस इक्वेशन के अंदर. सही. अब अगर टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट फंक्शन मिलता है. ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है. दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंक और ये टेबल 3.1 से हमने इसमें पुट किया है. ठीक है. सो लेट मी शो यू द टेबल जहां से हमने ये, अगर टाइम डोमेन में सिंक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट फंक्शन मिलेगा. क्योंकि हमें सबसे पहले हमें दो काम करने हैं. एक तो yt निकालना है. yt हमने यहाँ पे निकाल लिया है. एक मिनट, ये पहले भी बोला था कि टेबल 3.1 में कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आप सबको याद होने चाहिए. 17, 18, 19, 20. 17, 18 एक दूसरे डुअल पेयर्स हैं. टाइम डोमेन में रेक्ट फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक. फिर 18 में टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट. तो अभी हमें कौन कौन से यूज करने हैं? क्योंकि टाइम डोमेन में हमें सिंक की टर्म मिल रही है और सिंक स्क्वायर की टर्म मिल रही है. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें क्या मिलेगा? रेक्ट फंक्शन. और सिंक स्क्वायर टर्म से हमें क्या मिलेगा? ट्रायंगल फंक्शन. जब हम टाइम डोमेन का सिग्नल का, अगर टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन दिया हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसका रेक्ट फंक्शन बना रहे हैं तो जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो एज इट इज रेक्ट फंक्शन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें नजर आने लगता है. हम जब भी उसका ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम एज इट इज एम्पलीट्यूड को रेक्ट फंक्शन में शो कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में. लेकिन जब हम सिंक स्क्वायर टर्म या सिंक स्क्वायर को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो भी टाइम डोमेन में सिंक स्क्वायर फंक्शन का एम्पलीट्यूड होता है हमेशा उसको डबल करके दिखाते हैं. ये डिफरेंस है. तो अभी हमें एक सिंक टर्म है और एक सिंक स्क्वायर टर्म है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है. तो सिंक टर्म में जो भी एम्पलीट्यूड है जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे रेक्ट तो वह एम्पलीट्यूड एज इट इज यहाँ पे रेक्ट फंक्शन में आ जाएगा. लेकिन जब सिंक स्क्वायर की टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसके आगे जो इसका एम्पलीट्यूड है या जो इसमें सिंक स्क्वायर के अंदर जो आपको पाई और टी के अलावा जो टर्म नजर आ रही होती है हमेशा उसका डबल आपको दिखाना होता है, 2b करके दिखाना होता है. सो ये फॉर्मूला देख लें, इसको 17 और 18 को अपने पास लिख लें क्योंकि अभी हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन जहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे. और सो वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास एक सिंक की टर्म है और एक सिंक स्क्वायर की. तो सिंक टर्म का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो रेक्ट फंक्शन होगा और जो भी इसमें वैल्यू लिखी हुई होती है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाती है f/2000. जो भी इसका एम्पलीट्यूड होता है वो आ जाता है एज इट अपॉन 2000. लेकिन जब सिंक स्क्वायर का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जब हम ट्रायंगुलर फंक्शन, सिंक स्क्वायर का भी मैंने आपको दिखाया ट्रायंगुलर फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जो भी इसकी बैंडविड्थ आ रही होती है अंदर b उसको हमेशा डबल करते हैं. ठीक है. एक तो बैंडविड्थ है, ये जो भी बैंडविड्थ है b यहाँ पर भी है, ये बैंडविड्थ है b यहाँ पे भी. लेकिन जब हम रेक्ट फंक्शन बनाते हैं, सिंक स्क्वायर से ट्रायंगुलर फंक्शन बनाते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2000 सिंक स्क्वायर 2000 पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रायंगुलर फंक्शन होगा f/4000. यानी जो भी ये टर्म्स हैं 2000 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल करके. तो 0.316 अलग हो गया, 0.316 अलग हो गया
और इस टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये बन गया, दिस इज बी, दिस इज एक्टिंग लाइक बी, दिस इज ऑल्सो बी, और जब ट्राइंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एज अ 2 भी लिखते हैं हम। ये बात समझ में आई है सबको? जी हाँ, ये 0.316 रह गया है। सही। सो ये बात समझ में आ गई है? शुड वी मूव ऑन? सो हमने क्या किया, टाइम डोमेन का जो सिग्नल था xt, उस पे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जब आ गई तो टाइम डोमेन का सिग्नल क्या था, सिंक, जो हमने सेंड किया था। तो रिसीवर पे हमें क्या मिलना चाहिए था, सिर्फ रेक्ट फंक्शन, लेकिन हमें साथ में क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन भी मिल रहा है। ये ट्रायंगुलर फंक्शन ये दिखा रहा है कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आ गई है सिग्नल के अंदर, क्योंकि हमने सिर्फ xt सेंड किया था और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें रेक्ट फंक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन हमें xt के अलावा टाइम डोमेन में एक्स स्क्वायर की टर्म मिल रही है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ट्रायंगुलर फंक्शन की टर्म मिल रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। अब इसको अगर हम देखेंगे, विजुअलाइज करें कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे बन रहा होगा, कि yt ये था और y ऑफ f आपको रेक्ट और ट्रायंगुलर फंक्शन मिल रहा है। लेट्स सी कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहे होंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें तो एक तो रेक्ट फंक्शन है, हम रेक्ट फंक्शन बना देंगे और उसकी विड्थ है 2000, तो बन जाएगी -1000 से 1000 तक। एक तो ये फंक्शन आ गया। दूसरे एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, उसकी विड्थ है 4000 और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 0.316। तो एम्पलीट्यूड आ गया 0.316 और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो 4000 विड्थ है उसकी, तो वो वैल्यू आ गई -2000 से 2000। सो दिस टर्म इज बेसिकली, दिस टर्म इज एक्टिंग एज अ डिस्टॉर्शन टर्म, डिस्टॉर्शन की टर्म के तौर पे एक्ट कर रही है। यहां तक बात क्लियर हुई है आप लोगों को? अब ये टर्म डिस्टॉर्शन टर्म है, ये दोनों टर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये दोनों टर्म्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड हो रही हैं। सही है, अगर ये दोनों टर्म्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड हो रही हैं तो ऐड होने के बाद जब ये टर्म इसके साथ ऐड होगी तो एक तो 1000 वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई, 1 में 0.316 ऐड हो गया तो ये 1.316 बन गया, एक ट्रायंगुलर भी बन गया, ये भी बन गया, ये रेक्ट फंक्शन भी आ गया और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर फंक्शन भी आ गया। लेकिन साथ में रेक्ट फंक्शन है -1000 से 1000 तक और ये डिस्टॉर्शन टर्म है -2000 से 2000 तक, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाएगा डेटा ऐड होने के बाद, -1000 से -1000 से 2000 और 1000 से 2000 आपको एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होगा, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी नजर आ रही होंगी। अब होगा ये कि ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है। अब लेट्स से हमने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया लो पास, तो हमने लो पास फिल्टर अप्लाई किया इसके ऊपर, तो लो पास फिल्टर क्या काम करेगा, इसको यहां से फिल्टर कर देगा, इसको यहां से फिल्टर कर देगा और हमें यहाँ पे ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन ऊपर जो ये ट्रायंगुलर कैप, ऊपर जो टॉप पे हमें ये ट्रायंगुलर फंक्शन नजर आ रहा है, ये 0.1316, दिस पर्टिकुलर टर्म या दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल नॉट गो अवे। इवन अगर हम पास भी कर देंगे इसको, फिल्टर लो पास फिल्टर से भी पास कर देंगे इस पूरे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ताकि हम डिस्टॉर्शन को रिमूव कर लें, तो फिर भी ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर टर्म है ये हमारे पास फिर भी वापस बचेगी। सो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डायरेक्टली खत्म नहीं होती है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को हम कंप्लीटली फिल्टर के थ्रू खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरे मैकेनिज्म यूज करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम वो यूज कर लें, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज कर लें, तो दूसरी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज कर लें तो फायदा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM यूज कर लें तो फायदा हो जाएगा या बेनिफिट होगा और डिस्टॉर्शन, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन खत्म होगी, क्योंकि सिंपल फिल्टर लगाने से हर तरह की डिस्टॉर्शन खत्म नहीं हो सकती। जैसे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन रह जाती है, सो हमें थोड़े से एडवांस मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ते हैं, इक्वलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं या गेन कंट्रोल यूज करना पड़ता है या फिर और लॉक लूप, फेज लॉक लूप यूज करना पड़ता है देखने के लिए
PLL शायद आपने लैब में भी किया हो या अभी आप कर लेंगे, तो दूसरे तरीकों से हमें डिस्टॉर्शन रिमूव करनी पड़ती है, या हमें ट्रांसमिशन की टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सिंपल कैरियर के साथ सिग्नल को भेज रहे हैं तो डिस्टॉर्शन आ सकती है, और वो डिस्टॉर्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हो रही है। तो हमने क्या क्या स्टडी किया है, एक हमने डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन स्टडी कर लिया जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती, फिर लीनियर डिस्टॉर्शन देखी है जिसमें फेज और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, और उसमें सिग्नल के अंदर खुद सिग्नल ऐड हो रहा होता है, यानी एक सिग्नल जीटी सिग्नल भेजा था, लेकिन उसमें उसी के जीटी के ही अपने डिलेड वर्जन्स या अपने शिफ्टेड डिलेज वाला सिग्नल जीटी के अंदर जीटी ऐड होके मिल रहा होता है, इट मींस डिस्टॉर्शन आ जाती है, लेकिन लीनियर होती है। फिर हमने नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देखी जिसमें सिग्नल के अंदर उसी की स्क्वायर टर्म, उसी की क्यूबिक टर्म ऐड हो रही होती है। जब सिग्नल के अंदर उसी की स्क्वायर या क्यूबिक टर्म ऐड हो रही होती है, इट मींस द डिस्टॉर्शन विल बी नॉन लीनियर, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सो अभी इन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया था, उसमें सवाल था कि बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द हमें जो मैथ्स पता है, जो हमने भी डिस्कस किया है, कि अगर स्क्वायर टर्म होगी तो बैंडविड्थ डबल हो जाएगी, अगर क्यूब टर्म होगी तो बैंडविड्थ 3 टाइम्स हो जाएगी। तो स्क्वायर टर्म की वजह से बैंडविड्थ को डबल हो जाना चाहिए। एक्चुअल सिग्नल xt है और xt की अपनी बैंडविड्थ कितनी है, 2000। अगर डिस्टॉर्शन आ गई है यानी स्क्वायर टर्म आ गई है, तो बैंडविड्थ को कितना होना चाहिए, 2b, यानी 2 into 2000 कितना हो गया, 4000। तो इस डिस्टॉर्शन के ऐड होने के बाद बैंडविड्थ 4000 हो जानी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले बैंडविड्थ कितनी है, -1000 से 1000 है, विच इज 2000, और यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन टर्म ऐड होने के बाद बैंडविड्थ कितनी हो गई है, -2000 से 2000, विच इज 4000। क्लियर हुई बात, बैंडविड्थ डबल हो गई है। लास्ट वाली टर्म को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट आपको नजर आ रही है ना, ये जो टर्म नजर आ रही है फिल्टरिंग के बाद है। असल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिसीव हो रहा है उसकी बैंडविड्थ -2000 से 2000 तक है, इट मींस की बैंडविड्थ डबल हो गई है। एक्चुअल बैंडविड्थ थी सिग्नल की -1000 से 1000, यानी सिर्फ 2000, और अब 4000 हो गई है। सो बैंडविड्थ में भी फर्क आया है। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि सिग्नल रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द आउटपुट, तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्नल कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाता, रेजिड्यू रह जाता है डिस्टॉर्शन का। लो पास फिल्टर लगाने के बाद भी रेजिड्यू रह जाता है, और थोड़ा बहुत सिग्नल में डिस्टॉर्शन बाकी रह जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और ये जितने भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की और प्रॉपर्टीज की एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, मैं बार बार बोलूंगी कि स्लाइड्स में जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझें, उनको मेमोराइज ना करें, क्योंकि अगर आपको पेपर में प्रैक्टिस करनी है कि पेपर का सवाल को, अगर कोई भी सवाल आता है उसमें कोई वैल्यू चेंज कर देती हूँ, तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी सवालों की, आप उतना ही उसको जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे सवाल को, अगर थोड़ी सी वैल्यूज भी चेंज हुई हैं। और उसके लिए जरूरी है कि क्योंकि इसमें हर एग्जाम्पल जो चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल्स हैं उन सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म की लॉजिक अप्लाई हो रही है। सो इसलिए सारे एग्जाम्पल्स को केयरफुली और विद फुल अटेंटिवली आप अटेम्प्ट करें और देखें कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हुई हैं, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के आप जितना समझेंगे पेपर में उतना ही आपके लिए आसानी होगी सवाल अटेम्प्ट करने में, क्योंकि पेपर्स में भी प्रॉपर्टीज और ट्रांसफॉर्म्स ही जो सवाल हैं उसके ही क्वेश्चंस होंगे, इंटीग्रेशन वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म्स नहीं होंगे। अच्छा, अब लास्ट डिस्टॉर्शन है, लास्ट टाइप है डिस्टॉर्शन बाय कॉज्ड बाय मल्टीपाथ। डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय मल्टीपाथ में ये होता है कि जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो एक से ज्यादा रूट्स पे चला जाता है, यानी आधा सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है, आधा सिग्नल कहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, या कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई बिल बोर्ड आ जाता है, तो आधा सिग्नल वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसका रूट चेंज हो जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है।
या कोई डिले आ जाता है इम्पिडेंस मिसमैचिंग की वजह से, कहीं पे कोई टावर्स लगे हुए हैं, एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, इम्पिडेंस मिसमैचिंग हो गई है, उसकी वजह से डिले आ गया है। सो रिसीवर तक पहुंचने से पहले बहुत दफा ये होता है कि जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया होता है वो एक रूट से नहीं जाता, आधा सिग्नल एक रूट पे जा रहा होता है, आधा सिग्नल किसी और रूट पे जा रहा होता है, तो मल्टीपल पाथ्स के ऊपर सिग्नल ट्रेवल करता है और रिसीवर साइड के ऊपर वो सिंक में आके या रिसीवर साइड पे ऐड होकर आपको एक एज अ होल सिग्नल मिलता है। सो इसके लिए इसको कहते हैं मल्टी पाथ ट्रांसमिशन, यानी एक ही सिग्नल है जो ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन किसी आधे सिग्नल को डायरेक्ट रूट मिल गया एयर में या वायरलेसली, और आधे सिग्नल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके बिल्डिंग्स, बिलबोर्ड्स या कोई ट्री आ गई या कोई हिल आ गया, उससे रिफ्लेक्ट होके कोई और रूट ले लेता है। सो ये बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स पे सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है और रिसीवर साइड पे सारे पार्ट्स ऐड हो जाते हैं और हमें सिग्नल रिसीव हो जाता है। सही। सो ऐसे ऐसे केसेस में भी डिस्टॉर्शन आ जाती है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टॉर्शन आएगी ऐसे केसेस में भी। और उन केसेस में अगर सिग्नल डायरेक्टली रिसीव हुआ है और ट्रांसमीटर और रिसीवर का एंटेना अलाइन है, मतलब लाइन ऑफ साइट कहते हैं ना, डिशेस आपने लाइन ऑफ साइट में कर ली है, बिल्कुल एक ही पाथ पे कर ली है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो फिर तो सिग्नल एज इट इज रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर आधे सिग्नल को बीच में कोई बिल्डिंग मिल गई तो हो सकता है आधा सिग्नल डायरेक्टली रिसीव हो जाए, आधा सिग्नल रिफ्लेक्ट हो जाए। उस केस में यहाँ पर एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है जिसमें सिग्नल ने दो रूट लिए हैं। एक सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक पहुंच गया है, सिग्नल का आधा पार्ट, और सिग्नल का आधा पार्ट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गया है और उसने कोई और रूट ले लिया, तो दो पार्ट्स के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है। अब अगर आधे सिग्नल को डायरेक्ट रूट मिल गया है तो उसमें तो सिंपल डिले आएगा। सिंपल डिले में क्या होता है कि सिर्फ रिसीवर साइड पे पहुंचेगा सिग्नल, एज इट इज पहुंचेगा जो भी ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन डिले के साथ रिसीव होगा। और बाकी आधा सिग्नल जो कि रिफ्लेक्ट हो गया है उसमें अटेनुएशन भी आ जाएगी, क्योंकि जब सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है। जैसे अगर मेटल से रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्शन अच्छी होगी, और अगर किसी बजरी या उससे रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। उस तो ऐसे केसेस के अंदर सिग्नल जब कहीं से रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, तो अटेनुएशन आ जाएगी। अल्फा इज द अटेनुएशन। और साथ में क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसने कोई और रूट ले लिया है तो उसमें जो नॉर्मल डिले आना चाहिए था टीडी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डिले भी आ जाएगा डेल्टा टी। तो जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसकी अटेनुएशन भी हो गई है और उसमें एक्स्ट्रा डिले भी आ गया। यहाँ इस साइड से इधर से ठीक है। अब देखो सिग्नल ने दो रूट्स लिए, एक रिफ्लेक्ट होके किसी और रूट से चला गया सिग्नल, आधा सिग्नल एज इट इज ट्रांसमिट हो गया है। तो अगर परफेक्ट ट्रांसमिशन भी हुई है तो डिले तो आता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिग्नल जाता है तो वो डिले नॉर्मल डिले कहलाता है टीडी। लेकिन जो आधा पार्ट सिग्नल का रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंच रहा है उसमें एक्स्ट्रा डिले डेल्टा टी भी आ जाएगा और उसमें अटेनुएशन अल्फा भी हो जाएगी। तो जो रिसीवर रिसीव हुआ है वो बेसिकली उसके दो पार्ट्स हो गए, one with delay and one with extra delay and attenuation। तो इट मीन्स कि ये जो चैनल है जिससे ये सिग्नल पास हुआ है उस चैनल में एक पार्ट में डिले है और एक पार्ट में अटेनुएशन है। इस चैनल का ट्रांसफर फंक्शन यानी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। इसके फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीजें होंगी? एक तो डिले आएगा टीडी। अगर टाइम डोमेन में डिले दे रहा है चैनल तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या देगा? फेज शिफ्ट। टीडी को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? e⁻⁻j2π_ft। और क्योंकि दोनों सिग्नल्स पैरेलल में ट्रांसमिट हो रहे हैं तो दोनों ये ट्रांसफर फंक्शन और दूसरा ट्रांसफर फंक्शन ऐड हो जाएंगे प्लस। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करने का डिले आया तो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा e⁻⁻j2π_ft। और अगर ये टर्म रिप्रेजेंट हुई है अल्फा डिले टीडी अल्फा टी डेल्टा टी,
तो इसको अगर हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, एक अटेन्यूएशन नंबर है, अल्फा अल्फा ही रहेगा। और ये जो डिले आया है ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बन जाएगा, फेज शिफ्ट, ए टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ, और इस डिले को हम लिख देंगे टी डी प्लस डेल्टा टी। तो दो ट्रांसफर फंक्शंस हमारे पास आ गए, एक इसकी वजह से, ये टाइम डोमेन है, नीचे फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फिर नीचे दोबारा अल्फा टी डी प्लस डेल्टा टी, ये टाइम डोमेन में डिले आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिल रहा है हमें, फेज शिफ्ट। सो दो ट्रांसफर फंक्शन है इस चैनल के, और क्योंकि दोनों पैरेलल में ट्रांसमिट हो रहे हैं तो इसलिए ट्रांसफर फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों ट्रांसफर फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। तो ये चैनल क्या कर रहा है, फेज शिफ्ट लेकर आ रहा है, एक में सिर्फ टीडी वाला और एक में टीडी प्लस डेल्टा टी फेज शिफ्ट। अच्छा, अब अगर मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो मैं ट्रांसफर फंक्शन इसका कैसे लिखूंगी, एच ऑफ एफ बराबर है e टू द पावर माइनस जे 2 पाई टी डी प्लस अल्फा e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी प्लस डेल्टा टी। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर फंक्शन समझ में आया है। एक चैनल ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट किया है डिले का, और दूसरा जो पाथ पे जा रहा है सिग्नल, उसने फेज शिफ्ट किया है टीडी प्लस डेल्टा टी का, और अल्फा अटेन्युएशन है वो एज इट इज है। सो ओवरऑल चैनल क्या काम कर रहा है, चैनल के दो ट्रांसफर फंक्शंस हैं और दोनों क्योंकि पैरेलल में काम कर रहे हैं, व्हेनेवर यू हैव पैरेलल यू ऐड द ट्रांसफर फंक्शंस। अगर दोनों ट्रांसफर फंक्शंस एक के बाद एक होते, पहले एक होता फिर दूसरा होता ट्रांसफर फंक्शन, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में है इसलिए दोनों ट्रांसफर फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। अब ट्रांसफर फंक्शंस ऐड हो गए, इनमें e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर आ गया 1 प्लस अल्फा e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ डेल्टा टी, अंदर ये मिल गया हमें। अब अल्फा के आगे जो ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ डेल्टा टी, इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, cos 2 पाई एफ डेल्टा टी माइनस जे साइन 2 पाई एफ डेल्टा टी, और ये अल्फा दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इस एक्सपोनेंट को cos और साइन टर्म्स में ब्रेक कर लिया है, इस एक्सपोनेंशियल को यूलर फॉर्मूला, और साथ में अल्फा इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये कॉस और साइन की टर्म्स आ गई। अब जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो क्या बनाती है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो बेसिकली एज अ फेज एक्ट कर रही होती है। यानी हमें अगर कोई पूछे कि एच ऑफ एफ का फेज क्या है, तो एक फेज तो हमें यही नजर आ रहा है 2 पाई माइनस 2 पाई एफ टी डी इसका फेज है। लेकिन अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये जो आगे टर्म दी हुई है इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसमें जे भी आ रहा है, हमने इसको ओपन कर लिया यूलर आइडेंटिटी से जे की फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में। अब जब भी कॉम्प्लेक्स टर्म आती है तो कॉम्प्लेक्स टर्म का मैग्नीट्यूड अलग करना पड़ता है, फेज अलग करना पड़ता है। एक फेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टर्म है तो इसका भी मैग्नीट्यूड और फेज आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक फेज दिया हुआ है, एक फेज हमें यहां से मिलेगा, इस टर्म से मिलेगा। सो हमें इसको हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स टर्म का रियल पार्ट है 1 प्लस अल्फा कॉस 2 पाई एफ डेल्टा टी, और इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस अल्फा साइन 2 पाई एफ डेल्टा टी। तो हमें करना क्या होता है, हमें रियल पार्ट का स्क्वायर करना होता है, तो हम स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस अल्फा कॉस 2 पाई एफ डेल्टा टी का हम स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अल्फा साइन माइनस साइन भी अंदर ले लेंगे, ये पूरा जो भी टर्म आगे दी हुई है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन भी है साथ में। तो क्या होगा,
क्योंकि ये माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाएगी, ये पूरा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। और ये 1 प्लस अल्फा कॉस 2 पाई एफ डेल्टा टी खुद ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन होगा। सो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, इस पूरी टर्म का मैग्नीट्यूड निकाला है, और उसका मैग्नीट्यूड आपने ये इस तरह से रियल पार्ट अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया है साइन वाला, तो इसमें 1 प्लस अल्फा कॉस 2 पाई एफ डेल्टा टी वाली टर्म ए प्लस बी से ओपन होगी। तो ए प्लस बी से अगर होगी तो 1 आ जाएगा, 2 अल्फा वाली टर्म आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 2 अल्फा वाली टर्म लिखी हुई है, 1 आ जाएगा, 1 वाली टर्म भी लिखी हुई है। सही है। और साथ में इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट टर्म हो गया एक तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2ab के अंदर 2 अल्फा कॉस 2 पाई एफ डेल्टा टी आ गया, प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, पूरा का पूरा जो भी स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इनमें से आप अल्फा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। तो आप इनको जब रीअरेंज करेंगे आपके पास लास्ट में 3 टर्म्स बच जाएंगी। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इस कॉम्प्लेक्स टर्म का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स टर्म का फेस कैसे निकलेगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि अल्फा साइन 2 पाई एफ डेल्टा टी है, और रियल पार्ट हम नीचे लिख देंगे। इमेजिनरी पार्ट के साथ हम माइनस साइन भी लगाएंगे और रियल पार्ट हम नीचे लिख देंगे। एक फेस तो हो गया जो हमने इस कॉम्प्लेक्स टर्म से निकाला है, और एक फेज हो गया जो बाहर लिखा हुआ है जो कि बराबर है -2 पाई एफ टी टी के। तो टोटल फेज इस एक्सप्रेशन का क्या होगा? एक ये फेज और एक जो हमने यहां से निकाला है इस कॉम्प्लेक्स टर्म से, उन दोनों को सम करके हम लिखेंगे तो हमें फेज मिल जाएगा। और अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो डिस्टॉर्शन, मल्टी पार्ट डिस्टॉर्शन का मैग्नीट्यूड का हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फेज कैसे निकाला? पहले हमने देख लिया कि मल्टी पार्ट डिस्टॉर्शन होती क्या है, हमने पिछली स्लाइड में उसको डिस्कस कर लिया। उसके हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, उस ट्रांसफर फंक्शन को हमने यहाँ पे ऐड करा लिए। 2 ट्रांसफर फंक्शन आ रहे थे, एक फेज हमें ऑलरेडी दिख रहा है, एक हमें कॉम्प्लेक्स टर्म मिल गई। उस कॉम्प्लेक्स टर्म का मैग्नीट्यूड और फेज हमने अलग निकाल लिया। मैग्नीट्यूड बन जाएगा इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, और फेज जो मिलेगा हमें उस फेज को हम ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ फेज है। सो फेज विल बी सम ऑफ दिस टर्म एंड द न्यू फेज जो कि हमने यहां से निकाला है tan इनवर्स करके। सो ये हमें थीटा या फेज मिल गया, और जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है स्क्वायर रूट लेके वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सो डिस्टॉर्शन फ्रॉम मल्टी पाथ, इसका हम मैग्नीट्यूड और फेज जो चैनल का ट्रांसफर फंक्शन है उसका हमने मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट कर लिया है। और आप इसमें देख सकते हैं इसमें हमने कोई इंटीग्रल्स और कैलकुलेशंस नहीं किए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किस तरह से हमने सॉल्व किया है, सिर्फ इस पे हमने पिछले जो स्लाइड है उसमें हमने यहाँ पे सिर्फ फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है कि टाइम में डिले आएगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आएगा? फेज शिफ्ट। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हमने बहुत आसानी से 3 स्टेप्स के अंदर 4 स्टेप्स के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग अलग कर लिया। इज इट क्लियर? So we have got this transfer function.